अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का आखिरी दिन था सुप्रीम कोर्ट में और कल ऑनरेबल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हल्फ उठाकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आज असलम गौरी साहब से बात हुई तो उन्होंने, जो JUIFA के तर्जुमान भी हैं, उनका ये कहना था कि हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को ही रहने का, कि उनको ही कंटिन्यू करवाया जाए या उनको ही नामजद किया जाए का कहा था, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ ऑन बोर्ड थी। लेकिन अब उस जो कमेटी थी उसमें क्या फैसला हुआ वो अब देखने की ज़रूरत है कि ये क्यों तब्दील किया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम अगर आएगी तो हम उसका रास्ता रोकेंगे, इतना कोई आसान नहीं है। लेकिन अगर आएगी 27वीं आईनी तरमीम तो शायद वो मज़ीद क्लैरिटी लाने के लिए है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो नए हैं उनकी तैनाती के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से बहुत से सवालात हैं, कन्फ्यूजन है कि जी कितने जजेस होंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। और अब इतलात ये आ रही हैं कि सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास जो है, जो कि आज प्रोरोग होना था, उसको कंटिन्यू किया गया है और शायद मंगल के रोज़ बिल लाए जाएंगे जो कि PMLN के एक कोई मेंबर, प्राइवेट मेंबर्स डे, मंगल को वो बिल पेश करेंगे जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से और जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो कि अगर आपको याद हो अभी फ़िलहाल तक ऑर्डिनेंस के तहत चल रहा है, उसको भी बाकायदा एक्ट बिल के ज़रिए लाके बाकायदा कानून बनाने के लिए भी वो एक बिल पेश किया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में ये कहा था कि शायद ये इतना आसान ना होता। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा अगर काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ना होते, और तभी वो बारहा मरतबा कह चुके थे कि 25 तारीख नहीं, 25 से पहले ही हमें ये 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाना है। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हो गई। आज बानी PTI इमरान खान साहब की 2 बहनों की भी बेल हो गई और गुज़िश्ता रोज़ फैसल वाडा साहब ने एक जो बात की थी और फिर आज उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात मैंने कहा था खान साहब की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़मानत हो चुकी है। बिकाऊ और भगौड़ी PTI की लीडरशिप जब अपने लीडर खान की बहनों को जेल में एक दफ़ा भी पूछने तक नहीं गई तो कौम को इनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रही है। मैं कौम को सच बताता रहूँगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। मेरा ये दावा और वादा भी पूरा हुआ। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने का। शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपके वक्त का भी। और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब जो कि सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करना था, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं शैला रज़ा साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। 63 के हवाले से 12 जुलाई का जो फैसला था, उन्होंने, बिलावल साहब ने कहा कि दिस वाज क्लियरली टू अंडरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट, और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। शैला रज़ा साहिबा, तो फिर ये जो तनकीद होती रही तो फिर ये वाज़े हो गई कि पर्सन स्पेसिफिक कोई मूवमेंट थी ये 26वीं आईनी तरमीम, क्योंकि अगर एक चीफ जस्टिस को मतलब कहा यह जा रहा है कि अगर उनको नहीं लाना चाहते थे तो इसीलिए 25 तारीख से पहले ये 26वीं आईनी तरमीम की गई और काजी फायज़ ईसा साहब अगर ना होते तो शायद ये ना हो सकता। अच्छा, इसमें पर्सन स्पेसिफिक कहाँ से है? किसने कहा कि फलां को लाना चाहते थे, फलां को नहीं? तो 25 तारीख शैला रज़ा साहिबा तो बड़ी सिग्निफिकेंट थी ना कि एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और एक चीफ जस्टिस जो पुराना तरीकाकार था उसके तहत वो एलिवेट हो जाते, चीफ जस्टिस बन जाते।
तरीक़ाकार नया करना है। कुछ चीफ़ जस्टिस बहुत अरसे से ये समझ रहे थे और उनका ये ख़याल था कि अदलिया सुप्रीम है, लेकिन आईन पाकिस्तान ये कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसका काम है क़वानीन बनाना और हमने आइन को देखना हमारा ही काम है। तो जो ये समझते थे कि अदलिया सुप्रीम है, वो रीराइट कर रहे थे बैठ के अपने फ़ैसलों में और नए तरीक़े ईजाद हो रहे थे बग़ैर इलेक्शन के। जो है वो वज़ीर आला का इंतख़ाब हो रहा था, एक हफ़्ते एक फ़ैसला, एक हफ़्ते दूसरा फ़ैसला। इसके अलावा भी जो है ख़ुद वैसे तो आजकल चौधरी फवाद जो हैं वो मुख्तलिफ़ बयानात देते नज़र आते हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त उन्होंने कहा था गलत भेजा गया। और तो हमें अदलिया कू करती हुई नज़र आ रही थी, जिसे जुडिशल कू कहा जा रहा था। वज़ीर आज़मों को घर भेजना, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना, घरों से जो आवाज़ें आएँ वो मुकदमों को ना सुनना, तो और जो दिल चाहे फ़ैसला देना, फिर उसकी अपील ना सुनना और एक मखसूस बेंचेस का बनना। तो ये सब चीज़ें जो थीं, ये इससे एक मुल्क में वो तासुर दे रहे थे कि अदलिया सुप्रीम है। और हमारी एक बात हमेशा से है जो आईन पाकिस्तान है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। और मैं समझती हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने हमेशा इस बात को जो है तस्लीम किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उनको जो है हमेशा इस बात पे कद्र की निगाह से देखा जाएगा। ये सोच रखने वालों ने ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ चीफ़ जस्टिस जो हो सकते थे उनको जो है मैं समझती हूँ कि मुतनाज़ा बनाया और एक मैस फैलाई। और आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको सारी सवाबदी दे दी थी और मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया था कि हमने इसको बड़ा सही कर दिया है, सब कर दिया है। तो जब वो कह रहे थे कि हमने इसका जहर निकाल दिया और अमृत कर दिया, तो क्यों नहीं पिया पीटीआई ने? बिल्कुल सही। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्विकली इसका भी जवाब दे दें। आज फिर यही कहा कि नए इंतखाबात होने चाहिए, दोबारा होने चाहिए, और वो भी है कि हुकूमत में शामिल नहीं हो रहा। लेकिन ये अभी भी वो उसी बात पर कायम है जो कि काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि मुल्क में। देखिए बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि उनसे उनकी सीटें छीनी गईं। तो किसने छीनी, किस पार्टी को दी गई उनसे छीन के, ये सबको मालूम है। मौलाना एक बात बार बार कह रहे हैं, तो हमें भी है शिकवा। हम भी समझते हैं कि कराची में हमारे साथ ज़्यादती हुई, हम भी समझते हैं कि अरसे से हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ। और इस मुल्क में हम तो यहाँ तक हम सोचते हैं कि इस मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई गई, इस मुल्क में जो नए नए कल्चर परवान दिया गया, वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे धकेलते रहें। लेकिन इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, आपने एक रास्ता रखना है, उस रास्ते ही से अपने रास्ते निकालने हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मौलाना फजलुर रहमान के सर पर ये सेहरा बन रहा है कि उन्होंने इस आईनी तरमीम को बहुत देखा है और उनकी वजह से हुआ है, तो इसका क्रेडिट चेयरमैन बिलावल को भी जा रहा है कि हुकूमत अकील बैठे हुए हैं, अकील पहले दिन से ये कहते हैं और हुकूमत पहले दिन हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं कि हुकूमत के पास नंबर थे, लेकिन सिर्फ नंबर सब कुछ नहीं होता। कंसेंसस बिल्ड किया और कंसेंसस बिल्ड करने के लिए बार बार वो जो हैं गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। और मैं ये समझती हूँ कि बार बार जाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सब ने ये देखा कि एक आईनी तरमीम के लिए कितना उन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया। सही। वैसे वो मुझे एक फिल्म का याद आ रहा है, साली एक आईनी तरमीम के लिए दिन रात एक कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और फिर पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान के सर पे ही सेहरा सजाया। और राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं इस तरमीम में किसी का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक शख्स का हिस्सा है जिसका नाम मौलाना है। बात बड़ी सीधी सी है कि वही हुआ
जो मौलाना नहीं, मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्विकली जी, मैं ताकि हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है। हुकूमत ने किसी जिद्दीपन का, इसके बावजूद की गिनती पूरी थी, उन्होंने मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने बहुत लचक दिखाई हर इसमें, और यही हुआ कि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये होना है वो होना है, तो लेकिन यह है कि हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है। चलें, बिल्कुल सही। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एक तो आईनी तरामीम मंजूर होने के बाद आप पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए, आपको मुबारकबाद भी हो, और बड़ी अनथक मेहनत आप लोगों की। अब मुझे ये मतलब कह रहे थे कि ये 4-5 महीने से मामला चल रहे थे, लग तो ऐसे रहा था कि शायद महीना 1.5 महीना ही था मामला से। नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और बिलखुसूस शैला साहिबा का। उन्होंने देखें गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दिया है। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कंसीड किया है, और कंसीड इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह राना साहब ने भी कहा कि ये सारी बातें तो मौलाना साहब की हैं, और ये एक कंसेंसस बिल्ड करने में जो एक सेंट्रल रोल रहा है वो बिलावल साहब कर रहा है। सही। चक्कर लगाने से बिल्कुल, उन्होंने कहा कि कोई किसी की एड़ियाँ नहीं घिस जाती या किसी का कोई कद काट छोटा नहीं हो जाता। उनकी बड़ी अच्छी कोशिश काविश है, और उन्होंने कंसेंसस हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि अक्रॉस द बोर्ड जो है या ब्रॉडर कंसेंसस को बिल्ड किया जाए। ये काम मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी शायद एक दफ़ा जिक्र किया हो, या 12 दफ़ा मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा ये जो पूरा प्रोसेस था, जब से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद से हमने मार्च अप्रैल से ये काम शुरू किया था। कई मीटिंग्स हमारी लाहौर में हुई, कई यहाँ पे हुई। लीगल रिफॉर्म्स कमेटी का मैं ख़ुद मेंबर हूँ। इसमें लीडिंग सेंट्रल रोल जो था वो लॉ मिनिस्टर का था। इसको चेयर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कर रहे थे। लीगल फ्रेटर्निटी से कुछ हमारे लोग थे। तो ये हम प्रोसेस तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से या जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से नजर आया है कि जब से मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पर जाना शुरू हुआ, शायद तब से काम शुरू हुआ, लेकिन काम बहुत पहले से हो रहा था। यकीनन एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। क्योंकि JUIF अब जो है वो उसका भी यकीनन 26वीं आईनी तरमीम, वो कहते हैं कि PTI की भी बात मानी गई, और हमने उनकी PTI की बात रखी। जो उन्होंने 4 चीज़ें तजवीज़ की थी, उनमें से 2 तो यकीनन हुई हैं, 2 शायद नहीं हुई, लेकिन वो JUI का ख्याल है कि वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब आईनी तरामीम पास होने के फ़ौरन बाद अगर असलम गौरी साहब ये कहेंगे कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए था, तो इस पर फिर बात तो होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब से बात हो रही थी, मैंने एक तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये वाकई 4-5 महीने से काम हो रहा था। अब मुझे बैरिस्टर अकील मलिक साहब एक तो ये भी ज़रा क्विकली बताते जाएं कि अब ये जो कोई 27वीं तरमीम आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, एक्सपेक्टेड है ज़मीर साहब के 27वीं तरमीम आए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल से एड्रेस नहीं हो सकी हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए होती है इस तरमीम के हवाले से भी टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इसके साथ साथ और भी ज़्यादा रूम है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन मैनी थिंग्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी कबल अज़ वक्त होगा उसको पिन पॉइंट करना या बताना कि किस हवाले से है। लेकिन जिन चीज़ों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रोका, उनको तो नहीं दोबारा शामिल? नहीं, आई थिंक कि उसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। 27वीं तरमीम आएगी, लेकिन उसकी कोई टाइम लाइन नहीं है कि वो कब इंट्रोड्यूस होगी, कब आनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से उसकी जुरिस्डिक्शन, उसमें कोई अभाम नहीं है, उसमें कोई अभाम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको, आपने अपने इंट्रो में एक बात की, मैं उसमें आपको ख़बर देता हूँ जी। उसमें आपने अपने इंट्रो में कहा कि मंगल वाले दिन जो प्राइवेट मेंबर डे है उस पर शायद कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बैक्ड बिल होगा जिसमें जजेस की तादाद बढ़नी है, और ये कोई ऐसी सीक्रेटिव बात नहीं है, ये कोई ऐसी सेंसिटिव बात नहीं है। And that is in Supreme Court? That's in Supreme Court and also in the High Courts as well. Okay. और उसमें और practice and procedure जो इस वक्त जो वो है वो ऑर्डिनेंस के तहत हुआ है, उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस है वो भी पेश होगा, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि
थोड़ी बहुत उसमें जो ट्वीकिंग है वो होने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो 26वीं आनी तरमीम हुई है 26th अमेंडमेंट, इसके बाद इसका डायरेक्ट इफेक्ट एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पे भी आ रहा है। सही है, उस कानून पे भी आ रहा है। क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जब भी आईनी तरमीम होती है ज़मीर साहब, तो उसके बाद सपोर्टिव या फॉलो उसके फॉलोइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी साथ उसके सपोर्टिव लेजिस्लेशन होती है। चलें, हेल्प मी टेक द लीड, कितनी तादाद बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं इस्लामाबाद के हवाले से तो मेरे ख्याल से अभी एग्जिस्टिंग को थोड़ा बढ़ा के कुछ 3-4 जजेस और हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट 4 जजेस ऐड हो सकते हैं। 4 एक जजेस ऐड हो सकते हैं, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं ना आपके, और उस पर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट गालबन वो 23 पे ही जाएगा, तो उसका है। रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट हो सकते हैं दोबारा? देखिए, वो क्राइटेरिया है उसमें, ऑन द टॉप ऑफ माय हेड तो मुझे उसमें नहीं है, जो एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट चाहिए। जी बिल्कुल, ले लीजिएगा। ये तो अब पब्लिक डॉक्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट में कितनी तादाद बढ़ सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही की मैं बात कर रहा हूँ कि 23 हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अभी एग्जिस्टिंग जो है वो आई थिंक 17 हैं और 2 एडहॉक हैं, और उसके साथ जो है और मिला के तकरीबन 4 ऐड करके तकरीबन 4-5 और ऐड होंगे। एक दफ़ा ज़रा कैटेगोरिकली बता देंगे ज़रा किस चीज़ का? यही कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़ने जा रही है, और जो कि ज़रूरत भी है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं। फिर तो मुड़ तोड़ के बात वहीं पे जाएगी ना। अगर एग्जिस्टिंग जजेस को ही लगाना है और इसी काम पे ही लगेंगे, तो आम शहरी को या कॉमन मैन को तो फिर कोई रिलीफ या बेनिफिट नहीं मिल सकता है साइनी तरमीम का। उनकी एक्सेस टू जस्टिस इंप्रूव अगर आपने करनी है और उनके केसेस की जल्दी सुनवाई और डिस्पोज ऑफ करवाने हैं आपने, तो फिर जाहिर बात है कि आपको नए जजेस लाने होंगे। आम आदमी के केसेस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग जजेस कितने हैं और अब कितने हो जाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एग्जिस्टिंग जजेस अभी 17 हैं, और जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने कभी कदगन नहीं लगाई थी कि आप 17 जज रखें, आप 20 रखें, आप 25 रखें। वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है फ्रॉम द फाउंडिंग फादर्स और द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें इसीलिए था कि वक्त के साथ ये तादाद बढ़ भी सकती है और ये कम भी हो सकती है, और इसीलिए जो है फिल वक्त ये तादाद बढ़ाई जाएगी थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन बेसिस जिस तरह हाई कोर्ट के एलिवेट होते हैं, देखिए हाई कोर्ट की फ्रेश अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। कुछ मैं समझता हूँ कि एलिवेशंस राइप हैं, और वो एलिवेशंस होनी है फ्रॉम वेरियस हाई कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड देन सम फ्रेश अपॉइंटमेंट्स मे बी इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। वैसे तो ये उमैर नियाज़ी साहब भी जो हैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं और अभी भी शायद करते हो। हमने तो प्रैक्टिस में यही देखा है कि सुप्रीम कोर्ट शाज़र नाज़र ही जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर की एलिवेशन डायरेक्टली होती है, लेकिन शायद इस दफ़ा ये कसम और रस्म भी टूट जाएगी और शायद डायरेक्टली ही सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस हो जाएं। तो अच्छी बात है, हम वकला के लिए अच्छी बात है कि जो वकील मेहनत करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनको भी बिल्कुल इस चीज़। चलें, एक तो माशाल्लाह यू हैव अ वेरी क्यूट स्माइल, और आज जो स्माइल है दैट इज़ वेरी मीनिंगफुल। एनीवेज, मुझे कई लोगों ने कहा अमेंडमेंट्स के टाइम पे कि एंड दैट सिनिकल स्माइल ऑफ योर्स, सो आई डोंट नो। बिल्कुल। वैसे शहलाल साहब, आपने बात सारी सुन ली है ना। अब यही वो खदशात है जो पीटीआई भी करती थी कि ये सब कुछ करके ऐसे जजेस भी आ जाएंगे जिनको आप डायरेक्टली अपॉइंट भी कर सकते हैं, बट आई डोंट नो, अभी डिसाइड हो रहा है। आप अगला सवाल मेरे से जरूर पूछिएगा इसकी फॉर्मेशन के हवाले से। ये कतन मैं ये आपके नाज़रीन को भी क्लियर कर दूं, हम अपनी मर्जी का जज लगा ही नहीं सकते इस कमेटी की फॉर्मेशन के हवाले से। सही, ठीक है। 5 जज हैं टोटल, 5 वोट्स उनकी हैं, इसके अलावा 2 ऑपोजिशन की वोट्स हैं। वोटों का पल्ला तो यहाँ पे भारी है, तो हम अपनी मर्जी हुकूमत कर ही नहीं सकती। हमारी टोटल एक लॉ मिनिस्टर का कह लें और 2 एक एमएनए की वोट कह लें और एक सेनेटर की वोट कह लें, ये 3 हुकूमती वोट। अगर आप बहुत ज्यादा पुश भी करते हैं तो चौथी आ जाती है अटॉर्नी जनरल की, सिविल सोसाइटी की जो आनी है माइनॉरिटीज या खवातीन में से, और पाकिस्तान बार काउंसिल भी। It's a broad base committee that is going to decide about the appointment of judges to the high courts and the supreme court. Yes, and हम अपनी मर्जी का जज नहीं लगा सकते, ये खुदारा इस जो उमैर साहब होना चाहिए। चलें उमैर साहब, अब ये तो इन्होंने कह दिया कि हम खुदारा हम नहीं
नहीं लगा सकते, हम पे ये इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। जजेस पूछ लें, 5 जजेस में से पहले टॉप 2 किसने लगाए? सीजेपी पाकिस्तान किसने पिक किया? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड किसने पिक किया? तो पिक एंड चूज जब आप फॉर्मेशन ही फिक्स कर लें, फिर जिस तरह की कमेटी बना लें, मगर इससे कतई नज़र देखें जजेस की तादाद बढ़ा लें, वो ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है, एक्ट ले आए बढ़ा लें, मगर मसला क्या है? बात है क्वालिटी का मसला है। देखें ऑलरेडी भी जजेस बैठे हैं। अगर आप पंजाब की एग्जांपल ले लें, इस वक्त हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ 60 जजेस की है। अगर 60 जजेस भी हाई कोर्ट के आप पूरे आपने पिछले टेन्योर में लगाए ही नहीं, अभी तक 27 तो वैकेंसीज वो खाली हैं। प्रॉपर जज ढूंढना ये कुछ छोटा काम नहीं है। आप लार्ज स्केल पे अपॉइंटमेंट्स कर देंगे, मगर उससे हासिल नहीं होगा। बात है ये बड़ा इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है। जजेस ने आना होता है, जो अच्छा वकील हो लाजमी नहीं होता कि वो बेंच वाली साइड पे अच्छा जज भी जाके बने। तो ये बड़ा इंक्रीमेंटली स्लो प्रोसेस को बिल्डअप करना है। 6 महीने जी आपका 5 का 10 का लॉट आए, उसमें से आप देखें कौन से चल सकते हैं कौन से नहीं। अगर आप इस लार्ज स्केल इम्पोज कर देंगे, आपका सिस्टम बैठ जाएगा। ये आज आप लिख लें, क्योंकि ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, खाली डिस्पोजल नहीं करनी। क्योंकि देखें डिस्पोजल क्या है, आज आसान है, एक जज ऐसा बैठा दे जिसके कान बंद हो, वो डिसमिस करते जाए, डिस्पोजल तो हो जाएगी। अगर बात ये आपने आम लिटिगेंट को इंसाफ देना है, इंसाफ देने के लिए आपको उस तरह के मैच्योर लोग, सेंसिबल लोग लाने पड़ेंगे। शायद वो वकील इतने अच्छे ना हो, मगर एज ए जज उनकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट साबित हो। बिल्कुल। याहिया अफरीदी साहब की जिस कमेटी ने अपॉइंटमेंट की, क्यों बायकॉट किया? मतलब आप लोग अच्छे खासे लीगल माइंड्स थे, वहाँ पे बैठते बात करते। देखें 26 अमेंडमेंट की बात करें, हमने उसे टूथ एंड नेल अपोज कर दिया। जब हम उस प्रोसेस में हम उसके फॉर्मेशन की टोटली अगेंस्ट, और पीटीआई ने स्टांस लिया कि जिस तरह लॉयर्स बॉडीज उसको चैलेंज करेंगे, हम भी इसको चैलेंज करेंगे। तो जब तक उसका स्टेटस डिटरमिन नहीं होता। पार्लियामेंट लीडर ने नाम क्यों दिए? नहीं देने चाहिए थे, नहीं देने चाहिए, जल्दी दिए। इसीलिए तो पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया कि नहीं जाना। वो जो खुसूसी कमेटी जो जिसको खुर्शीद शाह साहब वो हेड कर रहे थे, उसमें आप लोग बैठे थे। ज़मीर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब, ये ऑन रिकॉर्ड हैं कहते हुए कि बेंचेस बना लें, हमें क्या इशू है। बेंचेस बन गए, फिर उन्होंने कहा हमें इससे प्रॉब्लम तो नहीं है इस डॉक्यूमेंट से, लेकिन हम इनके तरीकाकार से, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान जो JUIFA ने अब कह दिया है कि जी काफ़ी चीज़ें इनकी भी रखी हैं जो कि राउट हो रही थी थ्रू मौलाना फजल रहमान साहब PTI का। यकीनन बिल्कुल। शैला रजा साहिबा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, वो कर लें ताकि फिर मैं आपसे सवाल भी कर लूँ। जी देखें, एक तो ये कि इनका कोई डिसेंटिंग नोट नहीं है, दूसरे ये कि पता ही नहीं चलता कौन किस वक्त लीडर हो गया। अब इलेक्शन के वक्त आए हैं सलमान अकरम राजा, लेकिन वो पार्लिमानी कमेटी को जो है वो पार्टी कमेटी बन के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है इनके यहाँ दड़ाड़े भी पड़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये कह देना कि फ़लाना जज हमारा मनपसंद, देखिए वो दौर गया जब हम ख्याल बैठ जाते थे, और हमारा तो तजर्बा यह है कि कोई मनपसंद नहीं होता, चाहे ज़ियाउल हक के तौर से उठा के देख लें, परवेज़ मुशर्रफ को देख लें, या चौधरी इफ्तिखार को देख लें, कोई मनपसंद नहीं होता है। और अभी जो ये था कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो, फिर जैसे कि अकील ने बात की कि हमारी तो तादाद उसमें कम है पार्लियामेंटेरियंस की, जुडिशल कमीशन एवेलुएट करेगा और उसके हिसाब से फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बेस्ड सारा काम होगा। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, कि शायद उन्हें लग रहा है कि अब किचन से आवाज़ें जो आएंगी वो नहीं शायद सुनी जा सके। सही। एक चीज अगर असलम गौरी साहब का शॉट सुनवा दें शैला रजा साहिबा, तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी कमेंट कर दें, क्योंकि कुछ बाज़गश्त ऐसी भी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये ख्याल रखती थी कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, उन्हीं 3 नाम जो पैनल आया था उसमें से उनको ही बनाया जाए चीफ जस्टिस। शैला रजा साहिबा, JUI का ख्याल था कि शायद क्योंकि पीपल्स पार्टी की ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही थी JUI के साथ, और उनका ये ख्याल था कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही, क्योंकि जो 3 नाम आए थे उनमें उनका भी नाम था, तो उनका ख्याल था कि उन्हीं को एलिवेट किया जाए एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आपको कुछ आइडिया है कि एक्चुअली हुआ क्या?
हुआ क्या कर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब पीटीआई ने पर्सन स्पेसिफिक, मेरी बात होने दे, जब पीटीआई ने पर्सन स्पेसिफिक का नैरेटिव बुलंद किया तो चेयरमैन ने बड़ा खुल के कहा था कि मेरे आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मेरे नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो इंसाफ मिला ये उस जजेस की बेंच में थे और इस तरह की बात की। और अभी परसों उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कल कि हमारी तरफ से तो मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह नहीं बनेंगे। तो अंदर क्या हुआ ये मैं यही कहूँगी कि कमेटी की बात बाहर नहीं आनी थी और नहीं आई, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से थे। अब कहाँ से चेंज हुआ मुझे नहीं मालूम। अच्छा, यानी कि कहा यह जाता है कि अगर पीटीआई आ जाती जी तो ये मंसूर अली शाही होते हैं। ले जी, एक आम तबसरा लोग यही कर रहे हैं। आर्टिकल 175A का क्या मैंडेट था जिसको अमेंड किया कि सीनियर मोस्ट ने होना है, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात तो कोई नहीं। तीन में से नाम एक कमेटी के सामने नाम आना था, आप उसमें बैठे होते तो शायद 2/3 आप ले जाते, मैनेज कर लेते। चीफ जस्टिस वैसे भी एक वोट जो है वो अगेंस्ट गई है उनके, जो रिमेनिंग 9 थे। देखें जो कॉम्पोजिशन थी जो 12 की थी उसमें से 3 ये निकल, आप लोग चले गए, 9 रह गए जी। 9 में से एक वोट मुखालिफ भी आई है, यही आफरीदी साहब के जी। वो कौन थे ये अब आप पूछें। अच्छा, ये आप पूछें। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, आप बैरिस्टर अकील ने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि 27वीं तरमीम आ सकती है लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं शायद जिनमें ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, या ज़्यादा उसको क्या कहते हैं फिनास लाने की, शायद प्रॉब्ली इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, कि यू नीड टू हैव मोर फिनास इन दी यू नो द होल थिंग विच यू हैव डन ऑन 26th अमेंडमेंट। तो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ कह रहे हैं, ये भी ज़रा सुन लें ताकि फिर उस पर भी ज़रा कमेंट कर दें। 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है, तो नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, शैला रज़ा साहिबा, हमेशा जो बिस्मिल्लाह हो रही होती है जब किसी चीज़ की, तो वो फिर कहते हैं कि ऐसी की तैसी नहीं आने देंगे, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर कोई वाकई कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग फिर दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने में लग जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कोई हमारा काम नहीं होगा, बिल्कुल ये पार्लियामेंट का काम है ये कि हम मनाएं, या जो भी अगर कोई मसला है तो हर हुकूमत को मसला होगा, वो जब भी आएगी। तो हमारा काम है, अपना लाइव डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कहीं कोई मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन के वक्त, लकूनाज आते हैं, तो उसको सही करें। पहले से एक माइंड बना लेना मैं समझती हूँ कि ये बेहतर नहीं होता। हमेशा ओपन माइंड के साथ इंसान को आगे बढ़ना होता है। और देखें, ये एक बात मैं ज़रा तस्हीह करना चाह रही थी, 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से जो हैं वो नाम जो है कमेटी ने भेजना था वज़ीर आज़म को, और फिर वज़ीर आज़म जो है वो सदर को। तो उसमें अगर सीनियर मोस्ट ही को भेजना था तो फिर तरमीम की क्या ज़रूरत थी? वो तो अदलिया ने खुद ही 1819 से तरमीम ख़त्म करके ये कर लिया था। नहीं, ये तो शायद कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब अगर सीनियर मोस्ट को, तो वो तो 3 नाम जाने थे, उनमें से एक मतलब आगे जाना था, चाहे वो सीनियर मोस्ट होता, चाहे उनमें से वो 3rd प्लेस पे होते। और ये 3 नाम जो गए थे, इन्होंने तीनों ने अपने टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना था। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं ज़रा बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, कल ही फैसल चौधरी साहब को हम देख रहे थे, बड़ा ज़ोरदार बोल रहे थे, आज उनको लीगल टीम से निकाल दिया कि क्या हुआ? भाई इंटरनेट मेरे तक खबर नहीं पहुंची, मगर है कि इसी तरह की न्यूज़ चली है। अच्छा, तो कोई रीज़न मतलब? लेकिन रीज़न तो अभी ये सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं। भाई हैं इसलिए तो नहीं? अगर फवाद चौधरी के भाई होते तो इन द फर्स्ट प्लेस रखा क्यों था? तो फिर कोई और रीज़न कोई मतलब कोई वैसे एनी वाइल्डेस्ट आइडिया कि क्या हो सकता है? कोई आइडिया नहीं। अच्छा, चलें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फैसल वाडा साहब का ट्वीट आपने पढ़ा है? वो कहते हैं कि जी आप लोगों ने तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, बानी पीटीआई की बहनों से कोई जाकर नहीं मिले। मैंने कल रात कह दिया था, आज ट्वीट किया,
तो आज उनकी माशाल्लाह बेल हो। देखिए बहुत इररिलेवेंट, देखिए हमारे अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं, वो जिनके इश्यूज़ उजागर कर रहे हैं उन्हीं को जो है ना ज़्यादा जोश से उजागर करें, क्योंकि देखें टेबल टर्न होते टाइम पता नहीं चलता। जो आज इस तरफ बैठे हैं कल वो दूसरी जगह अपनी सीवीज़ लेके फिर रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, ये आपने बड़ी मतलब खुद उन्होंने नहीं कहा कि मुलाकात के लिए मुझे खान साहब बुलाएंगे, दिन के वक्त बुलाएं मैं जाऊँगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है? बात है चीज़ों को। और अच्छा, आप लोगों को लगता है कि जिस तरह एक इल्ज़ाम भी लग रहा था कि जी अब बाकायदा कोई डील हो गई, कोई प्लान हो गया, आप देखें मतलब ज़रा सख्तियाँ कम होना शुरू हुई हैं, इज़ इट सो? देखिए डील होनी होती तो इतनी कष्ट गुजार के खान साहब की बेगम आती। आईनी तरमीम ही एक ऐसा इम्पोर्टेंट था कि उसके बाद मामला ठीक हो। 26वीं आईनी तरमीम तो इन्होंने की है बदहवासी में, बुनियादी तौर पे करना कुछ और था और दे फेल शॉर्ट ऑफ इट। और अब इसलिए आगे की जो आप 27वीं 28वीं की गूंज सुन रहे हैं वो इसी वजह से सुन रहे हैं ना। अगर इनका प्लान पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता तो आज इस तरह से ना बात कर रहे होते। मगर मसला में से कितना % ने हेल्प किया है टू गेट दिस? 5 बंदे ओपनली गए हैं, 5 बंदे ऑन रिकॉर्ड हैं, ठीक है, जिनका नाम भी सबको पता है। और चलें आज़ाद कर लें, जिस तरह क्लेम कर लें, बात है देखें उन्होंने SIC के भी नहीं दिए ओवरऑल। नहीं SIC के एफिडेविट्स आज भी मौजूद हैं, नहीं हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने जमा नहीं कराया इलेक्शन कमीशन। वो तो हमने जमा कराने ना। बात है कि हमने देखें चौधरी इलियास का एफिडेविट लेके गए, ठीक है, नहीं इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया, इलेक्शन कमीशन ने उसे काफ लीग का डिक्लेयर कर दिया, इसी तरह आदिल बाज़ई का नून लीग का डिक्लेयर कर दिया। इधर तो बहुत बड़े बड़े तमाशे हुए, मगर चलें कतई नज़र। मगर मसला ये है देखें आपने किया गया, इस अमेंडमेंट से हासिल क्या किया। ओवरऑल देखें आपने मोर कन्फ्यूजन कॉज कर दी। आपने एक देखें एक हेड होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो ऑल पावरफुल होता है, वो इंटरनल डे टू डे वर्किंग चीज़ें डिसाइड करता है स्ट्रेटेजिकली और अपने एक निज़ाम को लेके चलता है। आपने अदलिया के अंदर ही 2 कैंप्स बना दिए हैं। मतलब चलें अभी ठीक होगा, आपने एक CJP डेजिग्नेट कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कर दिया, कल को इनकी जब इंटरनल लड़ाई बनेगी उस वक्त क्या होगा? बात है अजीब व गरीब आपने डिवाइड कर दिया। आप अदलिया को ट्रीट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो आपका कोई महकूम महकमा है। बात है रियासत का सतून है, अदलिया को अपनी पॉलिटिक्स से बाहर रखें। हम लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे, देखिए क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो हमें अपनी टर्फ पे रखने चाहिए। बात है मनपसंद जजेस की बात होती है, बात है ये सारों ने भुगता हुआ है। ओवरऑल आप कहें जुडिशरी के कोई अच्छे हालात नहीं है और ना ही अच्छे होंगे जिस तरह का हम दोबारा से सिलेक्शन करने जा रहे हैं। तो PTI क्यों नहीं एक लार्जर जुडिशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराती पार्लियामेंट में, दैट लाइक यू नो जो रूट लेवल की जुडिशरी से शुरू करके टॉप तक हो। ये जो आपने लफ्ज यूज किया ना रूट लेवल की, बात है नीचे से स्टार्ट तो करें। आप कह रहे हैं कहते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट ज्यादा बेहतर होता है इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो टू पुश द थिंग्स फ्रॉम बिलो एंड पुश देम अप। नहीं, बंदे को कैंसर हुए हुए और आप उसका हेयर ट्रांसप्लांट करने पे लगे हुए हैं। बात है टॉप से क्या हो जाएगा? ओवरऑल नीचे देखे 22 लाख से ज्यादा केसेस आपके नीचे फंसे हुए हैं, लोगों को नीचे नहीं ओवरऑल देखें ना ये टॉप पे लगे हुए हैं ना, तो उस तरह का मसले देखें इस तरह से नहीं टैकल होंगे। ओवरऑल आपको लोअर साइड पे देखना पड़ेगा। लोग आजकल जाते ही नहीं अदालतों में, किस वजह से नहीं जाते? देखें 15,000 की कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, वकील को फीस देंगे, 6 महीने बाद वो इंटरेस्ट छोड़ देगा, फिर अगला वकील करेंगे, कोई ना कोई ऑर्डर चैलेंज होगा। मतलब लोगों के उस तरह के मसले मसाइल। तो आपके पास इतने अच्छे लीगल माइंड्स हैं, so why don't you propose some solid things that can be introduced? देखें ताकि आम आदमी की परेशानियां खत्म हो। एंड आई होप कि बैरिस्टर अकील वुड सेकंड दैट और आप लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे कि जी ये बड़े अच्छे रिफॉर्म्स हैं, वी शुड कैरी देम आउट। के माहौल में प्रपोज करें जहां आप कह रहे हैं कि ओपन माइंड से लोग काम कर रहे हैं पर हाथ और पैर लोगों के बांधे हुए हैं। देखें आपने इसके वोट लेने के लिए क्या क्या नहीं किया। देखें सेनेटर्स की वीडियोस सारा आपके सामने है। देखिए ट्राई किया जा सकता है, ये स्टार्ट ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं स्टार्ट होना, ये एक्ट्स की है बात है। आपका लॉ एंड जस्टिस कमीशन मौजूद है, उसको फाल करें ना, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, लॉ मिनिस्टर का किरदार है, ओपन करें, पब्लिक स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें। जब तक पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे चीज़ें चल नहीं सकती। आप कहें जी ADR बड़ा अच्छा चीज़ है, इंग्लैंड में चलता है, भाई हमारा माशरा जिस तरह का है हमारे में शायद वो ना चले, हमें लोकल लिहाज से चीज़ों को जो है ना एडजस्ट करना
पड़ेगा। तो वो चीज़ों को तभी होगा जब हम लोकल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें। जो सिंध का माहौल है वो केपी के माहौल नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स, बिल्कुल जी, ये वेरी करता है सूबे, हर सूबे में डिफरेंट माइंडसेट है लोगों का। एक सूबे में जिरगा माइंडसेट ज्यादा है, लीगल कम है। जिरगा इज आल्सो मीडिएशन बिल्कुल। अल्टीमेटली तो वैसे सब कुछ मीडिएशन की तरफ चला जाना चाहिए, कोई फैसला आना नहीं चाहिए कोई किसी के हक में ना किसी के खिलाफ, मीडिएशन। बैरिस्टर अकील, मुझे ये बताएं कि ये क्यों तासुर दिया जा रहा है कि देयर इज अ डील? अच्छा, ये कोई डिलिबरेटली नजर आ रहा है? क्योंकि फैसल वाडा एक दिन पहले कैसे बता देते हैं कि जी अब इनकी मुश्किलात परेशानियां कम होने जा रही है, मतलब ये कहां से आती है? देखिए, जो ये कहना चाहें, जो भी कह रहा है, मेरा एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई सी थिंग्स फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव एंड विद अ लीगल लेंस। और मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई कह रहा है डील है क्या नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक उनकी बेल थी, वैसे ही ख़वातीन को जो है थोड़ा एक नरमी वाला रवैया रखा जाता है थ्रू कोर्ट जजमेंट्स भी। हमने भी प्रैक्टिस में देखा ख़वातीन को वैसे ही थोड़ी रिलैक्सेशन एक उसमें यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे 302 की बेलें हो जाती हैं, तो एक उस तोशा खाना केस में बेल होगी तो क्या कौन सी बड़ी बात है। और दूसरा उन्होंने वो क्या आके यहाँ पे एहतजाज वाला केस था। अब ये वकीला जो बड़े इकट्ठे हो रहे हैं एकदम, इसका क्या? कोई ऐसी बात नहीं। अब कौन से ये इसी के पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार काउंसिल, केपी की बार काउंसिल, केपी की बार एसोसिएशन, तमाम चारों बेंचेस की बार एसोसिएशंस, मतलब लाहौर की बार देखें, लाहौर LBA जो लाहौर बार एसोसिएशन है, नॉट द हाई कोर्ट बट दूसरी जो बार एसोसिएशन है, एंड इवन अदरवाइज आप सिंध की देख लें, वहाँ पे ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान से देख लें, KP से देख लें, वहाँ पे बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशंस ने इस डिसीजन को वेलकम किया है। और अगर ऐसी बात होती तो शायद एक मेरे ख्याल से आखिरी उम्मीद रहेगी थी, शायद इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं कल अपना ओथ लेंगे, वो शायद इनकी PTI वालों की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि शायद ये रिफ्यूज़ करेंगे तो फिर बात वहीं पे चली जाएगी। यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे एक पूरा एक प्रोसीजर इन्वोक था, इन प्लेस था, जिसमें तीनों सीनियर मोस्ट को देखा गया। जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट कमेटी के मेंबरान को लगा, बाय मेजॉरिटी उन्होंने वोट किया और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया and the institution is accepted। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो they can go to the court and challenge the 26th amendment। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, उसके बाद मुख्तसर सी बात मजीद भी करेंगे सियासी माहौल पे कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी माहौल क्या बनने चाह रहा है। फिर अगेन कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कि चीज़ें मुआशी तौर पर सही सिमत की तरफ चलना शुरू हो चुकी हैं। ब्रेक के बाद और वेलकम बैक। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने, मुझे मालूम है आपको कोई प्रेसिंग एंगेजमेंट थी, आपने कहीं जाना भी था। ज़रा क्विकली मुझे एक बात बता दें कि अब ये सियासी माहौल जो है, अब आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई, जो एक क्रिएट हुआ था हवा के जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, सड़कों पे निकल आएंगे वकला, वो आपने भी क्लैरिफाई कर दिया है। दीगर जमातें ठीक है, वो लीगल रिकोर्स वो है वहाँ पे अवेलेबल, वो वहाँ पे जाएंगे। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि अब हम सिर्फ और सिर्फ ये समझ लें कि जनाब सियासी इस्तेहकाम अब आ जाएगा और अब हम मौशी इस्तेहकाम की तरफ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी चल चुके हैं। देखें ज़मीर साहब, अगर सियासी इस्तेहकाम या माशी इस्तेहकाम ना आता इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो आज स्टॉक मार्केट जो है 90,000 पॉइंट्स पर ना जाती, विच इज़ ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन द पास्ट। अब ये एक्सपेक्टेड है, और इंटरनेशनली भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ये 100 से अबव 100,000 से ऊपर जाएगी बाय सम टाइम इन दिसंबर। सो ये गवर्नमेंट की जो है, ये क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट जो माशी इस्तेकाम है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसकी तरफ गामजन है। आपकी पूरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इंटरनेशनली आपके साथ इंगेज हो रही है। क्विकली मुझे बता दें, आप लोग क्लेम करते हैं कि जी पता नहीं इन्फ्लेशन कहाँ से जो है 9.5% आ गया। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंक्रीज है स्लोड डाउन, लेकिन चीजों की कीमतें तो कम नहीं आई, महंगाई उसी तरह लोगों को कम हुई है। क्या बिजली में आपको रिलीफ नहीं मिला? आपके बिजली के बिल कल कम हुए हैं, मतलब KSC के अलावा जो काफ़ी सारे IPPs के साथ उनको क्लोज किया, उसके बाद दूसरे IPPs के साथ रीनेगोशिएट कर रहे हैं। अब वहाँ पे एक पहले जो उसका फेज़ था उसमें
मेरे ख्याल से 1 रुपये से कुछ कम थे वो पैसे थे, लेकिन रिलीफ तो रिलीफ था। और अब उसमें 1.5 रुपया गालबन या 1 या 1.5 रुपये की बात हो रही है कि वो कम होगा। एंड जनरली इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। अब हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि हम जादू की छड़ी चलाएं और कहें कि जी एकदम ओवरनाइट चीज़ें जो ख़राब हुई हुई थी वो एकदम दुरुस्त हो जाएंगी। हमारी हतुल इम्कान कोशिश है कि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को जो रिलीफ फराहम करना है, हमने वही रिलीफ। फोकस इधर आ जाएगा, हमारा अभी भी बिलों और अमेंडमेंट्स की तरफ रहेगा। डिप्लोमेसी है और पाकिस्तान की मईशत को बहाली और उसमें बेहतरी करना है और रिलीफ और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक पहुंचाना है। बिल्कुल। चला रजा साहिबा, अब सवाल ये बनता है कि बैरिस्टर अकील ने बड़ी अच्छी तरह ब्रीफ किया कि अब जो चीज़ें हमने करनी थी कर ली हैं और पहले से भी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ था। तो आपको क्या लगता है, एक तो क्या ये वाकई अब सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ेंगे, और दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किसी स्टेज पर बाकायदा हुकूमत में शमूलियत का ऐलान कर सकती है, प्लान कर सकती है? अच्छा देखिए, सियासी इस्तेकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि 1 साल हुकूमत ने कहा था कि जो है उसको दिया जाए जिसको हम इकोनॉमिकली अपने संत सेधी कर लें, लेकिन 1 साल से भी कम अरसे में जो है इन्फ्लेशन जो है उसको हम हुकूमत ने बहुत कम किया है। तो इस बात से तो कोई पीछे हट नहीं सकता है। रही बात ये कि अभी तक पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही इसको कोई अकेले कह सकता है, लेकिन हम पार्लियामेंट को जो है वो बंद नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। शला रजा साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब को कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ सेक्रीफाइसेस आवाज़ें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी को शायद ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी मौलाना फजल रहमान साहब को इस पूरे प्रोसेस में राज़ी करने के लिए? मुझे मालूम नहीं है और नज़र आ जाएगा जो कुछ होगा। कुछ तो शायद मतलब होता है ना कि बैठते हैं आप लोग सब पार्लियामेंटेरियंस आपस में, ये भी तो होता होगा कि क्या नहीं मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई डील हुई है या कोई बार्गेन हुई है। ये भी हो सकता है कि एज ए गुडविल जेस्चर आप मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ दे दें, मतलब केपी की गवर्नरशिप, बलूचिस्तान में मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे यहाँ जो है आईनी तरमीम करने के कदम को जिस तरह से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से नहीं हो सका और लोगों ने एक बेहतर माहौल देखा। सही। बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब, मुझे एक बात बताएं कि आज भी मैं सुन रहा था कि बानी पीटीआई की हदायत के बाद हम मौलाना फजल रहमान के साथ इंटरेक्शन जारी रखेंगे, तो कहीं पे लगा इस पूरे प्रोसेस में कि मौलाना साहब ने आपको पीछे छोड़ा? हालांकि उनका क्लेम ये है कि उन्होंने आपकी बातें भी रखी। अच्छा, बुनियादी तौर पे देखिए पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो पहले भी जारी था और जैसा आपने कहा जारी रहेगा, मगर हमारी उस एंगेजमेंट में कोशिश क्या थी? देखिए, हम खाली ये बावर कराना चाह रहे थे कि जिस तरफ जा रहे हैं ये डोमेन हमारा नहीं है जिसमें हम इंटरफेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट के पास बिल्कुल इख्तियार है, ये हम नहीं कहते कि इख्तियार नहीं है, अमेंडमेंट भी कर सकती है, एक्ट भी ला सकती है, मगर जिस डोमेन में इंटरफेयर कर रहे हैं ना उधर इंटरफेयर करना नहीं बनता। ये डायरेक्ट इसको लिया जाएगा अदलिया पे हमला, और इसी वजह से आप देखें कि यूनाइटेड नेशन का वर्किंग ग्रुप हो वो भी क्या कह रहा है और इर्द गिर्द से आवाज़ें क्या आ रही हैं कि आपने जो बेसिक सेफ गार्ड से वो भी खींच लिए हैं और इसमें आम बंदे पे उसके असरात आएंगे। जब देखें एक बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ी बातें की जाती हैं कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसमें ह्यूमन राइट्स का इशू बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट किया जा रहा है। Where do you see that is being देखें, आप देखें दुनिया में जजेस की सिलेक्शन का स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है, पार्लियामेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट आती है, अमेरिका की एग्जांपल दी जाती है, ठीक है, मगर अमेरिका के अगर पार्लियामेंट उसमें कर रही है स्क्रूटनी तो वो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। यहाँ एग्जीक्यूटिव के लोग बैठे हुए हैं हमारी पार्लियामेंट में, मिनिस्टर्स इसी पार्लियामेंट से बनते हैं। अब उन्हीं की पिक एंड चूज़ पे, उन्हीं की सवाबदीद पे आप रख देंगे बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन कि बेंच उन्होंने बनाना है और उसी बेंच पे केसेस किसके लगने हैं? हुकूमत वक्त के। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन है किसके अगेंस्ट होती है? आपके अगेंस्ट या मेरे अगेंस्ट तो नहीं होती ना, वो तो होती है हुकूमत वक्त के अगेंस्ट, और उस हुकूमत वक्त को इख्तियार दे देंगे ये वाले इस सर्टन माइंडसेट के जजेस मेरे केस सुनेंगे, तो फिर खुद आप देख लें नतीजा क्या होगा। फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी होगी और इन्हीं वायलेशन
एलिगेशंस का आज मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा अपने लेटर में उसको उजागर किया, और अब इस तरह के माहौल में तो फिर आप देखें हम बतदरीज नीचे चले जाएंगे। साहब की से बात शुरू हुई थी कि आप लोग उनसे बाकायदा रखेंगे राब्ते और पॉलिटिकल एंगेजमेंट, लेकिन उन्होंने आपका उस कमेटी से रिक्यूज करना को क्वेश्चनेबल मतलब नहीं, उससे करना बनता था। देखें उसमें उन्होंने कहा कि अगर बैठते तो शायद मतलब ज़्यादा बेहतरी आती। नहीं, बेहतरी आ नहीं सकती। देखें इसमें बैठने का मतलब क्या था कि हम बैठ रहे थे 26वीं आईनी तरमीम को मानते आप, तो आईनी तरमीम के अलावा हम इस एक्सपेक्टेशन से बैठते कि हम अपना मर्जी का जज लाना चाहते हैं। बात है 3 जजेस में से आपने सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या आवाम को पता है? क्या आपने उसके कोई TORs बनाए? क्या कोई चीज़ आई? बात है इस तरह पिक एंड चूज करने फिर उससे बेहतर है। 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ कि बाकायदा एक था क्राइटेरिया बनाया गया था और तमाम तीनों ऑनरेबल जजेस की पूरा प्रोफाइल था, मतलब जब वो किस तरह का उनका कंडक्ट रहा एज ए लॉयर और फिर किस तरह का उनका कंडक्ट रहा एज ए जज और उनके केसेस और ये सारा सब कुछ, मतलब ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो रखा है उन्होंने। यही चीज़ अब सामने आएगी। देखिए ये इतना आसान नहीं है। देखिए आप लेमैन, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन इख्तियार रखता है। बात है किसने मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट्स पढ़ी हुई हैं, किसने याया अफरीदी साहब की जजमेंट्स पढ़ी हुई हैं। बात है ये डोमेन ही एक डिफरेंट तरह का है, इसको डिफरेंट तरह से लेना चाहिए। देखिए फ़र्क आता है। नून लीग बड़ा जो है ना उस वक्त प्रमोट करती है, आज जिस तरह कहते रहे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर पर कहते रहे सारा बेनिफिट तो इन्होंने नहीं उठाया, सारी जजमेंट्स इनकी फेवर में आई, तो आज आप करते रहें जितना क्रिटिसाइज। वैसे शहला साहब ने पहले भी बोला था कि पहले एक अदलिया ऐसी मौजूद थी कि जो कि जब चाहती थी किसी भी वजीर आजम को खड़े पैर कहती थी कि आप घर चले जाएं। शहला साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ कि ये भूल गए हैं कि जब ये पनामा के पेपर लिए फिर रहे थे तो उसको कहा गया था कि ये पेपर तो ऐसे हैं जिन पे पकौड़े भेजे जा सकते हैं, आप हमारे पास आए हम हल निकालते हैं। तो अब हमें ये बता रहे हैं कि हम ऐसे जजेस चाहते हैं। ये भूल गए कि ऐसे जजेस आए जिन्होंने 63A रीराइट किया, बगैर इलेक्शन के वजीर आला बना दिया, 1 हफ्ते पहले कुछ और किया उन्होंने। ये भूल रहे हैं कि जो पिटीशन लगती है उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला होता है, रेवड़ियां नहीं बांटी जाती। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले कासिम सूरी साहब की पिटीशन के हवाले से भी मामला हमारे सामने है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि जी वो 63A का जो फैसला है वो एक बड़ा अपने कहते हैं उससे लग रहा है कि जनाब वो उसके पीछे सियासी मकासद थे। और वो जो रिजर्व सीट्स के हवाले से 12 जुलाई का फैसला है, 8 जजेस का फैसला था, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो दीवार बनी हुई थी और सैंडविच बनाया हुआ था इलेक्शन कमीशन को। तो अब देखिए ना, आप लोगों ने भी तो फिर एहसास नहीं किया ना कि भाई एक 8 जजेस ऑनरेबल जजेस का फैसला था। 8 हो या 10 हो, किसी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने का हक नहीं है। पहले भी 17 सहेलियां कहा था आसमा जहांगीर साहिबा ने कि 17 सहेलियों ने मिलकर एक काम कर दिया, एक डिसेंटिंग नोट नहीं है। सही। तो हम ये सारे चीजें देख चुके हैं, किस तरह से मेमो गेट पे हुआ, किस तरह यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा गया। ये उस वक्त की बात है जब आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था 17 सहेलियां, उसके बाद तो एक मखसूस 3 सहेलियों का बेंच हो गया था। सही सही, बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। लेकिन अब अवाम जिसने ऑडियो लीक्स को कभी नहीं सुना, ऑडियो लीक्स को नहीं सुना, 63A जो रीराइट हुआ था उसकी भी अपील को 1 साल तक नहीं सुना गया। आइंदा इसका मतलब है कि जिस किस्म के भी फैसले आए पार्लियामेंट जो है वो सर जो है वो तस्लीम करेगा, यानी कि जो भी फैसला आइन के अगेंस्ट आएगा उसको नहीं मानेंगे। आइन जो है वो यही कहता है कि उसको रीराइट करने का हक जो है वो पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है, चाहे वो 8 हो, 10 हो, 12 हो, 17 हो। चलें, यानी कि आइंदा जो भी फैसले आएंगे वो उस पर सरेखम तस्लीम होगा। सही है ना? आइन के मुताबिक, आइन के मुताबिक। बैरिस्टर मैंने कंक्लूडिंग कमेंट्स दें सर। देखें बात है जितनी भी तब्दीलियां कर लें, मकसद इन्हें भी नहीं पता। मकसद पता होता तो ये आज इस झमेले में ना होते। देखें इन्हें किसी और ने दिया और इन्हें डराया गया, फॉर्म 47 का डरावा दिया गया, फॉर्म 47 भी आप बाहर हो जाएंगे अगर आपने ये ना किया, और इसी ब्लैकमेलिंग में ये और भी ख़राब काम करेंगे और ये इस आइन को इतना मसख कर देंगे कि इन्हें खुद समझ नहीं आएगी कि इन्होंने जो आइन खुद इनकी पार्टी ने दिया था उसके साथ इन्होंने कर क्या दिया।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लोगों को डरावा दिया गया है तो आप शो कॉज क्यों दे रहे हैं? सही सही, चले बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।